अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका और मैं हूं नबीला अजीज़। आसमा शराजी साहबा कुछ निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूँ। नाज़रीन, बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से। जो टेंशन बढ़ती चली जा रही थी, फिर हमने देखा कि कुछ मुआहदे हुए, मुज़ाकरात हुए, मुआहदा हुआ और इस टेंशन को हमने सोचा कि अब ये टेंशन कुछ कम हो जाएगी, लेकिन हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि ये टेंशन मज़ीद बढ़ रही है। चीज़ें जो पहले नॉर्मल हो रही थी वो अब नॉर्मल होती नज़र नहीं आ रही, और पाकिस्तान ने जिस तरह से इस सारी सिचुएशन में भरपूर किरदार अदा किया, फ़रीक़ैन को मनाया, टेबल पर बिठाया और उसके बाद निगोसिएशन से एक मुआहदे पर लेकर आए, और वो मुआहदे का पहला दौर भी शुरू हो चुका था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर दोबारा से हमले भी शुरू किए हैं, और एक दूसरे पर जो मुआहदा हुआ उसकी वादा खिलाफ़ी के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। ना सिर्फ इल्ज़ामात बल्कि हमले भी उसी तरह से किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर अमेरिका की बात की जाए तो आपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ये अमेरिका का मौक़िफ़ है जो बार बार वो कह रहा है, और जवाब में ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब भी हम पर हमला किया जाएगा हम उसका जवाब उसी तरह से देंगे जिस तरह से अमेरिका हम पर हमला करेगा। और ख़लीजी ममालिक में जितने भी अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, अमरीकी फ़ौजी अड्डे, उन पर ईरान उसी तरह से रिटेलिएट कर रहा है, उसी तरह से हमले कर रहा है जिसकी मज़म्मत ख़लीजी ममालिक से भी आ रही है। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की भरपूर कोशिशें जारी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले मीडिएटर का किरदार अदा किया, और अब भी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से मीडिएटर का किरदार अदा करते हुए इन दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की कोशिशों को बेहतर अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह बताते चले कि एक इम्पॉर्टेंट जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कि आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल अब हमारे हाथ में है, जबकि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे हाथ में सारा कंट्रोल है और हम अब ये कंट्रोल किसी को नहीं देंगे। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ना सिर्फ ये कहा गया कि अब हम ये कंट्रोल संभाल रहे हैं, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम आबनाए हुर्मुज़ के सरपरस्त बनेंगे, इसकी निगरानी के एवज़ मुआवजा मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई, और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि हम अमन के दाएँ हैं। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बहरी रास्तों की आज़ादी पर हम यकीन रखते हैं, और पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ैन पर ज़ोर देता है कि वो तहम्मुल, ज़िम्मेदारी और सिफारतकारी का रास्ता चुनें और दोबारा से एक मेज़ पर आकर बैठें और मुज़ाकरात से ही इस सारी सिचुएशन को सॉल्व करें। और इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान का भी जिक्र करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कमर चीमा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, नाइला चौहान साबिक सफ़ीर भी हमारे साथ मौजूद होंगी, और इसके साथ साथ मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉक्टर कमर चीमा जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। सर, कहिएगा किस तरह से देख रहे हैं ईरान अमेरिका कशीदगी, क्या दोबारा से अमन की तरफ ये लौट सकते हैं या सूरत हाल मज़ीद वर्स्ट हो सकती है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, अमन ही एक ज़ाहिर बात है रास्ता है जिसको सारे चाहते तो हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने ये फ़ैसला हुआ है कि एमओयू को इम्प्लीमेंट करना है, तो एमओयू को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करना हो रहा? हम ईरान की तरफ से देख रहे हैं कि वो पावर प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, उनके बड़े जो रीजनल एम्बिशंस हैं, ज़ाहिर बात है इस वक़्त खित्ते के अंदर, और वो समझते हैं कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ एक ऐसा एक पॉइंट है जो उनके पास आ गया है, और अब हम हर कीमत पे जो भी वहाँ पे आमदोरफ्त होगी, जो ट्रैफ़िक चलेगी, वो ईरान की मर्ज़ी से चलेगी। हालाँकि अगर आप आर्टिकल 5 देखें एमओयू का, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ईरान है वो अरेंजमेंट्स करेगा और अपनी बेस्ट एफर्ट्स लेके आएगा फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स, और अगले 60 दिन तक कोई चार्ज नहीं लेगा। सो जो बेस्ट एफर्ट्स हैं उसमें ईरान उसको शायद ये डिफाइन करता है, या ईरान ये कहता है कि जहाँ से ट्रैफिक ईरान चाहेगा वहाँ से गुजरेगी। अब मसला तो ये है कि अमेरिकन साइड ये चाहती है कि अगर 2 रूट्स बन जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक जो है वो गल्फ ऑफ ओमान के करीब से बन जाए। इरानियंस चाहते हैं कि नहीं, रूट वो होगा जो हम कहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो ईरान अपनी पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है, और ईरान समझता है कि ये एक उनके पास एक डिटरेंस का टूल आ गया है, तो अब हम ऐसी हर कीमत पे चीज़ें हमारी मर्ज़ी से चलनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा एक बिगाड़ पैदा हो गया। और अमेरिकन साइड ये समझती है कि अमेरिका किस चीज़ की सुपर पावर है, अमेरिका के इतने अड्डे जो हैं मिडल ईस्ट में, उनका क्या फ़ायदा? अमेरिका ने जो सिक्योरिटी गारंटीज़ दी हुई हैं, और अमेरिका बार-बार रीजनल ममालिक को कहता है कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपको हर तरह मदद देंगे।
डिफेंस इक्विपमेंट भी हैं, फ्लीट्स भी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी खड़े हुए हैं, तो हम तो आपको हर तरह सपोर्ट देंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका की जो सुपर पावर का जो एज़ ए सुपर पावर, एज़ ए रीजनल जो उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अगर ईरान उसको ज़ाहिर बात है चैलेंज करेगा तो, और फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड नहीं होने देगा, जो कि ज़ाहिर बात है ये एमओयू भी कहता है, तो मुझे लगता है फिर अमेरिकन्स के पास कोई चॉइस नहीं रहती। उसको अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बचाना है, उसको अपने आप को रेलेवेंट भी रखना है खित्ते के अंदर, और उसको इस एमओयू को भी इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मेरा ख्याल है ये दोबारा जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये है कि ये टेबल पे भी बैठेंगे, ये लड़ाई भी होगी, फिर टेबल पे आएँगे, फिर लड़ेंगे, और इस तरह का एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और ये 60 दिन तो ज़ाहिर बात है अब वो नहीं रहेंगे, अब ये बात आगे चली गई है। और तो मुझे लग रहा है कि अगर एमओयू की इम्प्लीमेंटेशन ही 60 दिनों में प्रॉपर्ली नहीं होती, तो अगली जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स हैं, जो न्यूक्लियर के हवाले से हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, इंटरनेशनल बैंकिंग के हवाले से हैं, उसमें तो मज़ीद टाइम डेफिनिटली लग सकता है। जी। बिल्कुल। नाइला चौहान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। नाइला साहबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब ये जंग शुरू हुई, जब ये बात शुरू हुई तो यूरेनियम में अफजूदगी की बात थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आबना हुर्मुज़, जो कि पहले कहीं पे भी उस तरह से उसे हदफ नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब मेन हदफ उसी को माना जा रहा है कि आबना हुर्मुज़ जो पहले हदफ नहीं था, अब इस जंग का हदफ मेन बनाया जा रहा है। आप क्या समझती हैं, इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने के। देखिए, हदफ जब शुरू हुई थी जंग, अगर आप 28 फरवरी की बात करती हैं तो उस वक्त तो मार्को रूबियो ने कहा था कि जी नेतन्याहू आया था और उसने आके रोना धोना किया कि हमें डर है ईरान हम पे हमला करेगा, तो हम उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहते हैं। और फिर अमेरिका ने कहा कि अगर इनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना है तो हम उनके साथ हो जाते हैं। हदफ उस वक्त कुछ भी नहीं था, एक बहाना था कि हमें शक है कि ये हम पे हमला करेंगे तो उससे पहले हम उन पे हमला कर दें। एक दफ़ा जंग शुरू हो गई तो फिर उन्होंने 4 अहदाफ की बात की। सबसे पहले तो रिजीम चेंज था, दूसरा उसके बाद उन्होंने डाला न्यूक्लियर का, फिर डेमोक्रेसी का, और फिर मिसाइल प्रोग्राम उनका ख़त्म करने का। अगर आप इन सबको एनालाइज करें, रिजीम चेंज उन्होंने टॉप टियर को शहीद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद रिजीम चल रही है, तो वो हदफ नाकाम हो गया। न्यूक्लियर की बात आती है तो 1 साल पहले 12 दिन की जब जंग हुई थी तो उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स मारे थे, क्लस्टर बॉम्ब्स मारे थे, और हर तरह के बॉम्ब्स मारे थे। 12 दिन लगातार बमबारी के बाद उन्होंने कहा हम अब कामयाब हो गए हैं, हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नेस्तो नाबूद कर दिया है और अब हम विक्टर्स हैं, हम जीत गए हैं। अगर जीत गए थे तो फिर न्यूक्लियर का मौजू दोबारा क्यों आया, या उस वक्त गैर बयानी थी या अब कुछ गड़बड़ है। तीसरी बात आती है डेमोक्रेसी की। उनको ये गलत फहमी नेतन्याहू ने दी कि जी अगर आपने टॉप टियर उड़ा दिया ईरान ढह जाएगा, सारे ईरानी सड़कों पे आके आपके आगे सरबसुजूद होके कहेंगे आका हमने आप हमारी जो है रिहा, आप सेवियर्स हैं, हम आपके मशकूर हैं, और वो अमेरिका की वाह हो जाएगी। चौथा रहा मिसाइल्स का, तो वो उनका अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। मिसाइल्स अभी भी ईरान लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाइयाँ अपनी मिसाइल्स से कर रहा है। तो ये सारे अहदाफ जो थे वो तो हासिल नहीं हुए, क्योंकि ईरान में अभी भी मर्ग बर अमेरिका के नारे लग रहे हैं। ज़्यादा कौम मुत्तहिद हो गई है। इनका ख्याल था कि ईरान को जो है बल्कनाइज कर देंगे, तीखे तीखे तोड़ के नए ममालिक बना देंगे और ईरान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे ईरानी, बल्कि ट्रम्प साहब ने गिला भी किया कुर्दों से कि हमने इनको पैसे भी दिए, असलहा भी दिया कि ये अपना कुर्दिस्तान बनाए, ये फिर भी नालायक खड़े नहीं हुए और हमारा जो है वो हदफ भी हासिल ना हो सका। तो जितने अहदाफ थे वो तो उनके हुए नहीं। रही बात जब आप इस्लामाबाद डिक्लेरेशन की बात करते हैं, जो जिसको आप MOU कह रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो चीमा साहब ने जिस तरह बताया मैं उसके ऊपर थोड़ी वजाहत करूँगी कि
دونوں سائڈس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں آف وائلیشن، خود وہ وائلیٹ نہیں کر رہے ان کے مطابق. اگر آپ اس کو نزدیکی سے دیکھیں تو جو اس کا آرٹیکل 5 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایران یہ انشور کرے گا فری فلو آف شپس تھرو ہرمز. تو فری فلو کا انشور کرنے کا ایران نے انٹرپریٹ کیا کہ ان کو یہ ٹھیکہ دے دیا گیا ہے کہ وہ ادھر انشور کریں گے کہ فری فلو آف شپس اور وہ سارے ہوگا، ٹریڈ یہاں سے ہوگی. امریکہ کا یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے. امریکہ کہتا ہے کہ یہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے جس سے کہ فلو ڈسرپٹ ہو، لیکن بلاکیڈ وہ خود کر رہے ہیں. سو دونوں ایک دوسرے کو الزام بھی دے رہے ہیں. سو دیر از اے ڈفرنس ان انٹرپریٹیشن. رہی بات تیسری چینل کی، میرا خیال ہے یہ امریکہ نے جان بوجھ کے اور باقی جو ایلائز ہیں انہوں نے مل کے یہ تیسرا رستہ نکالنے کی ہے کہ اگر ہرمز میں جہاں پہ ایران کا کنٹرول ہے وہاں پہ ان کو کامیابی نہیں ہوتی تو پھر ایک تیسرا راستہ نکال لیا جائے کہ اگر جنگ بگڑ جائے، جو کہ بالکل کسی تیسرے راستے کی تلاش ضرورت بھی ہے. بالکل. میجر جنرل رضا محمد ریٹائرڈ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. نائلہ صاحبہ ان سے بھی ہم بات کریں گے. سر آپ کہیے گا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ابھی نائلہ صاحب پہ بھی بات کری تھی کہ رجیم چینج کرنا ان کا مین مقصد بھی تھا، ان مقاصد میں رجیم چینج کرنا بھی شامل تھا. تو اب آپ سمجھتے ہیں جو اس طرح سے ابھی اٹیکس دوبارہ شروع ہوئے ہیں اور جو کہ ایک کشیدہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے، کیا اس کے بعد رجیم چینج ہو سکتی ہے ایران کے اندر؟ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. آپ کے باقی ڈسکشنز اور ویورز کے لیے السلام علیکم. یہ ساری ڈسکشن جو بھی میڈم نائلہ چوہان صاحبہ کر رہی تھیں وہ تو ایک کنکلوڈڈ ڈسکشن ہے اور اس میں کچھ ایڈ فردر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہوں گا. جو بیسک چیز ہے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا اور یہ جنگ ہوئی کیوں. میرا خیال ہے ابھی ہر آئے دن کے ساتھ ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آئل کا کنٹرول ہے، چوک پوائنٹس کا کنٹرول ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہورمز ایک بہت اہم چوک پوائنٹ ہے اور ایران جو ہے ایک وہ کنٹری ہے جس میں بہت زیادہ آئل پروڈیوس ہوتا ہے. اگر آپ ٹرمپ صاحب کی جو الیکشن کے سلوگنز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بار بار اس میں کہا تھا کہ وہ آئل ڈرل کریں گے اور اس کے بعد وینزویلا کی اگزامپل لے لیں، باقی ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ جو ایفرٹس کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ جنگ جو اس وقت ہو رہی ہے وہ آئل اور سلاکس جو ہیں اور چوک پوائنٹس جو ہیں ان کے کنٹرول کے لیے ہو رہے ہیں. ابھی آتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا. جو پاسبلٹیز مجھے سمجھ آتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ رجیم چینج ابھی تو تیسری دفعہ کریں چوتھی دفعہ کریں تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ رجیم چینج تو وہ کر نہیں سکے. ایٹ بیسٹ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر دیں، لیکن ایرانین جو نیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ یونائٹڈ ہے. اور ابھی جو جنازہ ہوا تھا امام کا اس میں جو نعرے لگے تھے بدلے کے، میرا خیال ہے یہ جو سچویشن آج ایمرج ہو رہی ہے اس کا کیٹلسٹ وہاں پایا جاتا ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایرانین لیڈرشپ نے، ایرانین لوگوں نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے. ابھی یہ جو ایران جو ایکٹ کر رہا ہے، ایک تو اس کی ریزن، یہ دو ریزنز میں سمجھتا ہوں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو تھی ان کے ہاتھ میں مین ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے. یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ 60 دن تک یہاں پہ جو پیسج ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، 60 دن کے بعد جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے مل کے کریں گے. تو ان کو یہ سمجھ آنا شروع ہوگی کہ ان کے ہاتھ سے اگر اس کا کنٹرول سلپ ہو جاتا ہے تو ان کے پاس ایک جو بہت بڑا بارگیننگ ٹول ہے، بارگیننگ چپ ہے، وہ ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور سیکنڈ تھنگ وچ آئی تھنک، میرا اپنا یہ اوپینین ہے، اٹ مے بی رائٹ رانگ، کہ ڈومیسٹک آڈینس کو بھی اپیز کرنا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے کہا جی ہم نے بدلہ لینا ہے تو اس مقصد کے لیے وہ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی حملہ کر دیتے ہیں. ابھی ہو کیا رہا ہے؟ لاسٹ پوائنٹ میں دو بولنا چاہتا ہوں. ہو یہ رہا ہے کہ ایران کے اندر جیسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایم او یو کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. اور آئی آر سی جی جو ہے وہ ایک تو اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ایم او یو سکسیسفل نہ ہو اس کے لیے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی اٹیک کر لیتے ہیں. لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کا تو اتنا نقصان ہو نہیں رہا،
जितना नुकसान ईरान का अपना हो रहा है और खित्ते के दूसरे मुल्कों का हो रहा है। तो अल्टीमेटली होना यह है कि नुकसान सबसे ज़्यादा उन लोगों को होगा जिनके लिए ऑयल यहाँ से जाना है, और ईरान को हो रहा है कि ईरान की अपनी इकोनॉमी जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी का बेस ही ऑयल है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो मैं चीमा साहब की इस बात के साथ एग्री करता हूँ कि नो वॉर नो पीस वाली सिचुएशन रहेगी। छोटी मोटी इनके दरमियान आपस में एक्सचेंजेस जारी रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, कतर हैं, शायद आज तुर्किया का भी आप जिक्र फरमा रही थी कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं तुर्किया में हैं, शायद टर्की भी इसमें शामिल हो, तो ये लोग चाहेंगे कि ये दोबारा से अमन की तरफ बढ़ें, क्योंकि जंग जो है ना सिर्फ इन मुल्कों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए और खित्ते के लिए नुकसानदेह है। ठीक, डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा, जिस तरह से अभी मेजर साहब भी ये कह रहे थे, पब्लिक आप ईरान की कहाँ पर स्टैंड करते देख रहे हैं? वहाँ पर जो अभी आयतुल्लाह खामनेई को जब सुपुर्द खाक किया गया है, वहाँ पर जो सिचुएशन हमने देखी, जिस तरह से अभी मेजर साहब ने भी कहा कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम बदला लेंगे, आप क्या समझते हैं? पिछले जब से ये जंग शुरू हुई, सिविल गवर्नमेंट और पासदारान इनकलाब के दरमियान कुछ इख्तलाफात हमने देखे, क्या समझते हैं अभी भी ये इख्तलाफात हैं? कौन ज़्यादा डोमिनेंट है या दोनों इस वक्त एक पेज पर हैं? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईरान के पास बहुत ज़बरदस्त मौका है इस वक्त। मौका ये था कि ईरान को इस चीज़ का पता था कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान एक दरार आई है, और वो अगर आपने देखा हो कि जेडी वैंस और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई हमारे पास अब पेशेंस नहीं रहा और हम नहीं चाहते और आपके पास कोई एलाय नहीं है। इस एमओयू ने ईरान की हेल्प की कि वो तेल बेच सकता है। स्टेट डिपार्टमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए, अब उन्होंने वो भी वापस ले लिए हैं। अमेरिकन ने कहा कि हम ईरान की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहते हैं, मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं। जो एम्बेसडर नाइला साहबा ने बात की वो भी अपना एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बात करनी है कि यहाँ से आगे कैसे जाना है। आज ईरानी अवाम के पास चॉइस है, वो बात जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग की, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, पॉलिटिकल रिवाइवल की ग्लोबल स्टेज पे उस बड़े स्पेस को देखना है, या के स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर निटी-ग्रिटीज पे अभी लड़ाई करके जो बड़े इंसेंटिव हैं उनको भी खोना है। ये चॉइस है जो ईरानी लीडरशिप ने देखनी है, और जाहिर बात है इस पे विद इन ईरान जो डिफरेंट क्वार्टर्स हैं उनके दरमियान टग ऑफ वॉर चलती रहती है। और अगर देखा जाए कि जिस तरह का डिसीजन मेकिंग अपरेटस हम देखते हैं ईरान के अंदर है, जहाँ पे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आईआरजीसी की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस अब है सिस्टम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हैं डिसीजन मेकिंग में। तो जो रिलीजियस क्लास एंड जो पॉलिटिकल क्लास है वो कहाँ पे खड़ी हैं, क्योंकि अभी जो नया ऑफिस है, जो नई लीडरशिप आई है, उसकी हम नहीं समझ पा रहे कि वो कितने ज़्यादा तेज़ी से फैसले कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलसल लोगों के सामने भी नहीं आ रहे, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही। तो सवाल सिंपल सा है कि क्या ईरान सिर्फ अपनी स्टेट ऑफ हार्मोज में जो अपना जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश करेगा और उसके बदले माहौल जो खराब होगा उसको देखेगा, या कि ब्रॉडर पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंसेंटिव लेना चाहता है? मेरा ख्याल है ये चीजें जो हैं मुझे है मैं इसको ऐसे देखता हूं। और अवाम जो है वो जारी बात है वो ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग चाहती है। ईरानी अवाम जो है वो इकोनॉमिक इंसेंटिव चाहती है, वो दुनिया में खुल के कारोबार करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो दुनिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई है उसको ईरानी सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करना है। बड़ी रिजिलियंट कौम है, लेकिन मेरा ख्याल है उसके पास चॉइसेस ज्यादा आ रही हैं। उन चॉइसेस को क्या इसी तरह ओपन अप रहने दिया जाएगा, या उन चॉइसेस को कंट्रोल कर लिया जाएगा सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मोज में अपनी डोमिनेंस, हेजेमनी या अपनी रेलेवेंस एस्टैब्लिश करने में? मेरा ख्याल है ये वो एक चॉइस है जो ईरान की लीडरशिप को फैसला करना है। और इसमें जारी बात है जो क्लर्जी है, पॉलिटिकल क्लास है, आईआरजीसी है, उनके दरमियान किस हद तक ये टग ऑफ वॉर है और वो किस तरह चीजें इंप्लीमेंट होंगी, ये जारी बात है इन तीनों ने इस पे फैसला करना है। लेकिन लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जो आईआरजीसी का वर्जन है, जो व्यू है, वो डोमिनेंट रहेगा एज फार एज ये नजर आ रहा है। जी
بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اثرات ہیں جو معاشی طور پر ایران اس وقت بحران کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر اس کا شدید متاثر ہو چکا ہے، آنے والے دنوں میں اس میں بھی ایران کو بہت زیادہ نقصانات مزید بھی اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ نائلہ صاحبہ، میں آپ سے اسی پر بات کروں گی۔ یہ جو کشیدگی اگر بڑھتی ہے، اسکیلیشن اسی طرح سے رہتی ہے، تو کیا سمجھتی ہیں جو معاشی اثرات ہیں اور جو دیگر انفراسٹرکچر کا جو نقصان ایران کو اٹھانا پڑ رہا ہے، ایران کے اندر تو یہ ہے ہی ہے، لیکن خطے پر اس کا کس طرح سے امپیکٹ دیکھ رہی ہیں، اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گی آپ؟ دیکھیے، خطے میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اثرات اس کے گھمبیر ہیں، اور خطہ صرف یہ ویسٹ ایشیا ہی نہیں، ساؤتھ ایشیا بھی ہے اور ایسٹ ایشیا بھی ہے، تو یہ دور تک ہے، اس میں بہت سے ممالک جو ہیں ان پہ اثر ہوگا۔ لیکن جہاں تک میں ایرانی قوم کو جانتی ہوں، اور خاص کر انقلاب کے بعد 1979 کے بعد، انہوں نے اتنی قربانیاں اقتصادی دی ہیں اپنے آئیڈیولوجیکل بیلیفز کے لیے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو امام خامنہ کا جنازہ تھا، وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک فیونرل تھا، وہ ایک عام جنازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس میں 70 ڈیلیگیشنز آف ڈفرینٹ کنٹریز بلوائیں، 70 ممالک سے نمائندے آئے، کچھ ممالک نے ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ لیول پہ آئے، اور کچھ جو ہے وہ سینئر منسٹرز کے لیول پہ آئے، جس سے کہ ایک ریفلیکشن تھی کہ ان ممالک کے ایران کے ساتھ کس حد تک روابط ہیں، اور وہ ایک یونیفیکیشن اپنی طرف سے اس جنازے کے تھرو کر رہے تھے، ناٹ اونلی آف ایرانین قوم بٹ آف مسلم امہ۔ سو اٹ واز اے ویری اسٹرانگ، اور آپ دیکھیں کہ جب کوئی ڈیلیگیشن آتی تھی، جو آیت پڑھی جاتی تھی، وہ اس ملک کے پالیٹکس کے اوپر ایک تنقید تھی۔ جی، تو یہ ایک بڑا گہرا اسٹریٹجک ایکشن تھا ان کا۔ سو ایز آئی نو دیم، وہ اپنے آئیڈیولوجیکل جو ان کی موٹیویشن ہے، اس کو کبھی سیکنڈری نہیں کریں گے جب تک کہ انقلاب کی حکومت ہے۔ دوسری بات، جہاں تک اکنامک ایشوز کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے بہت سے معاہدے کر لیے ہوئے ہیں، چین کے ساتھ بھی اور روس کے ساتھ بھی، تو وہ ویری اسمارٹ، 5000 سال کی ان کی تہذیب ہے اور ثقافت ہے اور ڈپلومیسی ہے، تو وہ اتنے ڈھیلے نہیں ہیں جس طرح کے نیتن یاہو نے ٹرمپ صاحب کو اندیشہ دیا۔ اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پہ حملہ ہوا تو ایران کو نیست نابود کر دیا جائے گا۔ تو لوگ سوال کریں کہ بھئی جب آپ نے ان کی جو ہے لیڈرشپ کو تباہ کیا، تو وہ تو بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ بالکل، اور ان کی جانب سے بار بار یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم بدلہ لازمی لیں گے، ہم اس طرح سے امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کہیے گا، جس طرح سے اب ایران امریکی اڈوں پر حملہ کر رہا ہے، جو کہ خلیجی ممالک کے اندر موجود ہیں، سعودی عرب کے اندر بھی جو اڈا موجود ہے، اس پر بھی ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کس طرح سے حملے کیے گئے، تو جو ان کا تعلق تھا وہ بہت زیادہ خراب بھی ہوا، پھر دوبارہ سے چیزیں ریبلڈ بھی ہو رہی ہیں۔ اب دوبارہ سے اگر اس طرح کی سچویشن سامنے آتی ہیں اور تعلقات میں کشیدگی آتی ہے، پاکستان کو جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے وہ سب جانتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان اس سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرے گا؟ پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرے گا؟ بہت شکریہ جی، بہت اچھا کویسچن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ جہاں تک گلف کنٹریز ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی تھی اور سعودی عربیہ کے اور ایران کے درمیان ایک جو جنگ بڑھنے والی تھی اس کو بڑھنے سے روکا تھا۔ اسی طرح پاکستان نے باقی جو ممالک ہیں ان سے بات کی اور انہیں روکا کہ وہ ریئیکٹ نہ کریں۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کے پاس جو بھی ہتھیار ہیں، جو میزائل ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، اس نے ان کی رینج کے اندر ہی اپنی کاروائی، جو ملٹری ایکشن ہے، جو ریٹیلیشن ہے، وہ کرنی ہے یا اوفینسو کرنا ہے۔ تو ود ان دیٹ ان کی جو کیپیبلٹی ہے، ود ان دیئر ریچ جی سی سی کنٹریز ہی آتی ہیں، اسی لیے وہ جی سی سی کنٹریز کے اندر جو امریکن بیسز ہیں ان پہ حملہ کر رہے ہیں،
اور انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ ہمارے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہوں گے فار وار اگر وہاں سے ان کے جہاز اڑتے ہیں یا ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ایران ان کو اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہے. ابھی آتے ہیں کہ کیا ان کا ری ایکشن کیا ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ GCC کنٹریز نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو امن ہے یہ ہو جائے, کیونکہ انہوں نے بھی ریئلائز کیا, دو چیزیں ریئلائز کی. نمبر ون کہ وہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکیورٹی امبریلا کے نیچے تھے وہ ان کے کام نہ آیا, اور جب جنگ آئی, جب ان کے اوپر حملے کا وقت آیا, پہلے بھی قطر پہ حملہ ہوا تھا, بعد میں ابھی بھی ہو رہے ہیں, اور باقی GCC کنٹریز پہ, تو وہاں پہ جو امبریلا آف سیکیورٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ ان کے کام نہیں آ رہا. تو یہ جب انہوں نے ریئلائز کیا, دوسری چیز انہوں نے ریئلائز کی کہ ان سب کی اکانومی انکلوڈنگ ایران, جو امپورٹنٹ چیز ہے, ساری کی ساری اکانومی جو ہے وہ بیس کرتی ہے آئل کے اوپر. ابھی ایران ہے, اس کی جو کیپیبلٹی ٹو پروڈیوس اینڈ ایکسپورٹ آئل ہے وہ 4 ملین بیرل جو ہے پر ڈے ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ان کا بہت بڑا نقصان اپنا ایران کا بھی ہو رہا ہے جب آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے اور جنگ ہوتی ہے. تو سب کنٹریز نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور ایران کو بھی یہ ریئلائز کروایا گیا کہ جنگ ختم کی جائے. ابھی آتے ہیں بدلے کی طرف, باقی چیزوں کی طرف, اور پاکستان کیا کرے گا. میرا خیال ہے پاکستان اپنا جو رول ہے بڑے پیشنٹلی جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. پاکستان فرسٹریٹ نہیں ہو رہا, پاکستانی جو قیادت ہے وہ کوئی ڈیجیکٹڈ بیہیویئر نہیں شو کر رہی. وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور ٹرکی کو, قطر کو, باقی لوگوں کو ساتھ ملا کے ایسے سے بات کر کے کہ کسی طرح یہ جنگ رک جائے. نمبر 2, پاکستان جو ہے وہ ہر صورت میں یہ چاہے گا یہاں امن ہو. جہاں تک سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدے کا تعلق ہے, وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ جب بھی سعودی عربیہ میں ایک پراپر وار کی صورت ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب حرمین شریفین جو ہیں وہ انڈر تھریٹ آتے ہیں, تو پاکستان وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ابھی لاسٹ پوائنٹ, پاکستان ابھی بھی یہی کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ کسی طرح ایک دفعہ دوبارہ جو ہے یہ جو ایکسچینج آف میزلز اینڈ فائرز اینڈ ایئر اٹیکس ہے یہ رک جائے, اور آگے جو ہے وہ کسی طرح یہ MOU جو ہے ایک کانکریٹ ایگریمنٹ کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہو جائے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کہیے گا, یہ جو قطر کا بار بار ذکر آتا ہے کہ ثالثی کی کوششوں میں قطر پیش ہے, اور قطر ابھی بھی بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو جنگ بندی ہے یہ ہو جائے اور جو معاہدے کا دوسرا دور ہے وہ شروع ہو. پاکستان بھی اس میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کا دورہ بھی کیا ہے. کہیے گا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور قطر اپنی ثالثی کا کردار کس حد تک ادا کر سکتا ہے مزید ان فیوچر؟ دیکھیے, ٹو بی آنیسٹ اینڈ فرینکلی, میرا نہیں خیال کہ ایرانینز کوئی آنر کریں گے قطر کے رول کو, ادر دین دیٹ, کیونکہ دیکھیے ایران اینڈ قطر اینڈ عمان دے شیئر دا سیم اسٹریٹجک اسپیس اینڈ دیٹ از اسٹریٹ آف ہارموز. وہ ایک ہی اسپیس کو شیئر کرتے ہیں, ہم تو اسپیس سے باہر ہیں, تو ہماری جو پوزیشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم نے تو ایز اے آنیسٹ بروکر, ایز اے پیس میکر, sincere friend of Iran and sincere friend of the United States, ہم نے تو سب کو ہیلپ کیا. لیکن جو قطر کی پوزیشن ہے, قطر تو انوالو ہوا تھا ڈیفینیٹلی, فنڈز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, اینڈ قطر کا ہسٹورک ایک رول رہا ہے, اور قطر بیسیکلی باقی GCC ممالک کے اندر سے بھی لیڈ لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں جی میں پہلے اوپن اپ کر گیا ہوں ایران کو, بیکاز اس کو پتا تھا کہ جو فیوچر ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر یا جو پلے بک تیار ہوگی اس میں ہمیں ایران کے قریب آنا ہے, کیونکہ ایران اب وہ پوزیشن اس کی پہلے والی نہیں رہی. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایرانینز قطر کی سنیں گے یا عمان کی سنیں گے. وہ اپنے کور جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو فالو کریں گے, جہاں پہ ان کا انٹرسٹ میچ کر کے وہ ٹھیک ہے. ادروائز آپ نے دیکھے نا قطر کے جہاز پہ بھی جو سننے میں آیا تھا حملہ ہوا, تو وہ کیا تھا بیسیکلی, تو وہ انہوں نے اسی کے اوپر حملہ کیا جس سے انہوں نے فیور لینی ہے یا سپورٹ لینی ہے. تو وہ اپنے نیشنل سیکیورٹی گولز اور خطے کے حوالے سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ساری بات ہے, ان کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب امریکنز کیا سیٹل کروا پائیں گے, کیا قطر کو یا باقی ممالک کے جو شپس ہیں یا جو فری فلو آف جو ہے موومنٹ جو ہے سپلائی چین ہے آئل کی یا باقی چیزوں کی, وہ کروا پائیں گے؟ یہ اب دیکھیں, یہ بھی ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی آ گئی ہے, اور صرف ایران کے اوپر حملے کرنے سے گزارا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جی ایران نے اگر کسی شپ پہ حملہ کیا, ان ریٹرن آپ نے 3 دن ایران کے اوپر سٹرائک کی, اس سے تو گزارا نہیں ہوگا. کوشچن یہ ہے کہ وہ اس ٹریڈ کو کیسے چلوانا ہے.
और वो अगर वो नहीं पहले नहीं चलवा पाए तो क्या अब चलवा पाएंगे? पहले उनको एमओयू करवाना पड़ा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुलवाने के लिए, जी और अब वो क्या करेंगे? मेरा ख्याल है दैट इज द बिल्कुल, अब सेंट्रल वो क्या क्वेश्चन। करेंगे, ये एक वो वाला सवाल है जिसका सभी जवाब ढूंढ रहे हैं। जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बलूचिस्तान का भी मैंने जिक्र किया था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो अब ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, जिसे शबान ऑपरेशन का नाम दिया गया है, आप ये कहिएगा, एक तरफ पाकिस्तान की दुनिया मौतरफ है, पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका और ईरान, जो कि एक तीसरी वर्ल्ड वॉर का जिक्र कहा जाता है कि ये तीसरी वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है, इस जंग को रोकने में एक अहम मौसर किरदार अदा किया। दूसरी जानब देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके पीछे आप किसको देखते हैं और पाकिस्तान किस तरह से इन चीज़ों पर काबू पा सकता है? ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? कार्रवाइयाँ मज़ीद भी फैलाई जा सकती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जो वहाँ से शुरू करता हूँ, जो आपने कहा कि पाकिस्तान ने अपना जो एक किरदार है, एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग कंट्री, एक राइजिंग मिडिल पावर के तौर पे अदा किया, उसकी दुनिया मोतरफ है, इसमें कोई शक की बिल्कुल। बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 बात यह है कि पिछले साल पाकिस्तान ने मार्का हक में इंडिया को शिकस्त फाश दी थी, तो उसके बदले में या उसके जवाब में इंडिया के पास अभी कुछ तरीका और नहीं था सिवाय इसके कि वो जो पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर ऑलरेडी वो कर रहे थे कि उसको फर्दर फ्यूल किया जाए, और इस फर्दर फ्यूल करने में सबसे ज़्यादा जो आगे है वो हिंदुस्तान है। और आपको याद होगा कि इसके हमारे पास प्रूफ्स भी हैं, कुलभूषण यादव से लेके देखें आज तक देखें, सारी चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स हैं, वीडियोस हैं, कॉल्स हैं, एवरीथिंग है। और अफगानिस्तान के अंदर इनकी पनाहगाहें हैं, और अफगानिस्तान जो है इनको हार्बर कर रहा है, इनको असिस्ट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया है, इस सारे जो शोरश कह लें, इंस्टेबिलिटी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, उनके पीछे है। और उनके अंदर जो मकासद हैं वो एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ पे कमिट हों, एम्बेरसमेंट हो, और दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिसमें सी पैक भी है, जिसमें बलूचिस्तान के मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है, और इसी तरह प्रेशियस मेटल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए उनके पास एक ही हथियार था कि वो प्रॉक्सी वॉर में जाएं। और प्रॉक्सी वॉर ऐसी चीज़ होती है कि जिसके लिए वो उनको कम पैसा लगा के, कम मेहनत लगा के उसके इफेक्ट वो ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। और एक और एस्पेक्ट भी होता है कि उनको प्रॉपरली आप फिजिकली जो है वो सामने चूंकि नजर नहीं आते, इसलिए आपको उनके अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठे करना और उनके ऊपर ये साबित करना कि ये लोग इसके पीछे, जाहिर है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान कर रहा है। लास्ट पॉइंट कि जाहिर है पाकिस्तान के अफवाज जो हैं बहुत स्किल्ड हैं, और ये जो टेररिज्म की वॉर है, पाकिस्तान इसमें पिछले 20 साल से ज्यादा हो गए इन्वॉल्व है, बल्कि अभी 26 साल हो गए। तो पाकिस्तान काफी स्किल्ड है, बहुत एक्सपीरियंस हो गया, टेक्नोलॉजिकल और काइनेटिक मींस पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए ही पाकिस्तान कार्रवाइयां कर रहा है ताकि बाकी जो पॉपुलेशन है उसको कोई जी तकलीफ ना पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत इफेक्टिव होगा, और बिल्कुल ऑपरेशन शाबान जो है वो कामयाब ठीक। होगा इंशाल्लाह। मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ये जो कामयाबी से कार्रवाइयाँ कर रहा है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को यूँ कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन शबान इस वक्त जारी हैं, और इस पर मुसलसल कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? किस तरह से इस नसूर को ख़त्म किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात तो आपको पता है कि इस वक्त ये दहशतगर्दी की जो मेन स्पेस दहशतगर्दियों को मिल रही है वो अफगानिस्तान से मिल रही है, और इंडिया को बड़ा खुल के अफगानिस्तान में खेलने का मैं समझता हूँ जिंदगी में पहली दफा मौका मिला है।
और वो समझते हैं कि जितना भी मिलिट्री सपोर्ट, जो इक्विपमेंट के हवाले से सपोर्ट है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है, जो भी वो दहशतगर्द ग्रुपों को देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि जो घर में हमारे ये जो बैड गवर्नेंस है, और कई दफ़ा हम समझते हैं कि शायद ये काम फौज का है या पुलिस का है या लॉ एनफोर्समेंट का है, और अवाम समझेगी या लोग समझेंगे कि नहीं ये इन्होंने लड़ना है, हम तो बैठे हुए हैं, ये हमारा काम नहीं है। मैं समझता हूं कि ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच, अगर हमने वर्ड सुना हो, ये पूरी कौम ने इस जंग को लड़ना है। और अगर कहीं पे कुछ लोग ये समझते हैं कि ये लॉ एनफोर्समेंट का काम है, तो मैं समझता हूँ ये एब्सोल्युटली गलत है। जहाँ पे हम बैड गवर्नेंस जैसे इश्यूज देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिट नहीं है, लूप होल्स हैं जिससे दहशतगर्द फायदा उठाते हैं, वो भले ग्रे मार्केट इकोनॉमी हो, भले वो ब्लैक इकोनॉमी हो, तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को देखना भी इक्वली जो है वो ज़रूरी है। उसके साथ-साथ ये जो ओपिनियन बिल्ड होती रहती है कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट में लोग हैं उन्होंने ये करना है, जो ऑपोजिशन है उनका ये किरदार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये स्पेस जब दहशतगर्दों को कई दफ़ा चली जाती है कि जो हुकूमत में है उन्होंने करना है और ऑपोजिशन ने नहीं करना, मैं समझता हूँ ये भी गलत है। इसमें जो ऑपोजिशन में है, हुकूमत में है, रीजनल पार्टीज़ हैं, मज़हबी पार्टीज़ हैं, ये याद रखिए दहशतगर्दों को कोई मज़हब नहीं है। वो तो पाकिस्तानियों को मारने आते हैं, पाकिस्तानी वो फ़ौजी को भी मारने आते हैं, पुलिस वाले को भी, आम आदमी को भी, सियासतदान को भी। और आप देख लें अक्रॉस द बोर्ड, आप देखें मज़हबी जमातों के ऊपर भी टारगेट हुए हैं, फ़िक़ों के ऊपर भी टारगेट हुए हैं, फ़ौज के ऊपर भी टारगेट हुए हैं, हुकूमती अदारों के ऊपर, वकला के ऊपर, जजों के ऊपर। दहशतगर्दों ने किसको टारगेट नहीं किया? तो मेरा ख़्याल है कि ये हमें थोड़ा-सा इस नैरेटिव को समझना होगा कि दुनिया अब देख रही है कि ये वो मुल्क है जो ग्लोबल लेवल के मसले हल करवा रहा है, लेकिन घर में ये प्रॉब्लम है और हमारा जो घर का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसमें कोई झोल तो नहीं है? एक और ज़ाहिर बात है ये एक चैलेंज है। सो मुझे लगता है कि इन सारे फैक्टर्स को इंटरनल और एक्सटर्नल को देखना होगा। एक फैक्टर मैं और ऐड करना चाहता हूँ, वो है एग्रेसिव डिप्लोमेसी। मुझे लग रहा है कि जहाँ पे फ़ौज अपना काम कर रही है, पुलिस कर रही है, अवाम कर रही है, हुकूमत को एग्रेसिवली इन चीज़ों को पुश करना चाहिए कि इंडिया का क्या रोल है। देखिए इंडिया इस वक़्त जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, क्या हम ग्लोबल स्टेज पे उसके ऊपर बात कर पाए हैं? क्या हमने कोई मोमेंटम शुरू किया है इस तरह का जिस पे हम ये कह सकें कि इंडियन डीप स्टेट क्या करे? हमने 90,000 लोग शहीद करवाए हैं दुनिया में। आज भी पाकिस्तान वो मुल्क है, अभी पिछले साल भी सबसे ज़्यादा दुनिया में दहशतगर्दी में लोग पाकिस्तान में शहीद हुए हैं। लेकिन जैसे हमें नैरेटिव एस्टैब्लिश करना चाहिए, पॉलिटिकल क्लास को, गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिकली, जब दुनिया में बाकी जब मसले हल करवाने जाते हैं, बात करने जाते हैं, तो एक लाइन, एक पैरा इस चीज़ पे ज़रूर होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं मुल्क, उनका नाम डलवाएँ उसमें। और इस सिलसिले में मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप की जो मूवमेंट है, उसको भी रुकवाएँ। ये जब तक हम ये नहीं करेंगे, रीजनल ममालिक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात पर आप देखें ना, आप दहशतगर्दों की हाइडआउट्स पे पाकिस्तान की फोर्सेस हमले करती हैं, इंडियन फॉरेन ऑफिस कहता है जी आप क्यों कर रहे हैं? अमेरिकन्स कहते हैं पाकिस्तान को हक है। तो हम ये नैरेटिव को क्या प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर सकें ग्लोबल स्टेज पे? मुझे इस चीज़ को भी मैं लेके कंसर्न्ड हूँ। सो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है या जो गवर्नमेंट है, वो जब दुनिया में जिस ग्लोबल लीडर, पॉलिटिकल लीडर, रीजनल लीडर, मुसलमान दुनिया से मिले, वो इसमें इन लाइंस को और पैरास को डलवाएं। ये हमारी डिप्लोमेसी का टेस्ट है बहुत बड़ा, और इंडिया ने, मैं समझूं, इस बात के ऊपर बड़ा खेला है माजी के अंदर, और हमारे लिए ये लेसन है ये समझने के लिए कि हमें एक्सपोज करना है उन एक्टर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बीएलए को दहशतगर्द करार दिया, तो मैक्सिमम हमें ग्लोबल लेवल पे ऐसी जो दहशतगर्द जमातें यहाँ पे ऑपरेट करा रही हैं, जिनकी प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको लेबल करवाएं दहशतगर्द, और फिर लिखवाएं। जब भी टेलीफोन पे प्राइम मिनिस्टर साहब की कन्वर्सेशंस होती हैं, 2-3 लाइनें इस इशू के ऊपर बात करें कि जो नेबरिंग कंट्रीज की स्पेस इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, इस पे बात होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे और सिर्फ देखिए एक अप्रोच से हम मसले हल नहीं कर सकते, सिर्फ काइनेटिक से मसले हल नहीं होंगे। बाकी भी जो मैंने डिस्कस किए हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल फोकस होना भी चाहिए। नाइला साहब आप कहिएगा, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर की भी बात की जा रही है और हमने देखा कि भारत को हर जगह पर हजीमत का सामना भी करना पड़ता है, उसके बावजूद जो इस तरह की कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर शुरू करवा दी जाती है और बार बार इस तरह से कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिसमें हमारे आम सिविलियन जो हैं, आम शहरी जो हैं, वो इस अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, दुनिया से चले जाते हैं और
उस तरह से कोई कार्रवाइयाँ हम देखते हैं कि ऑपरेशंस किए जाते हैं लेकिन कोई खातिर खा उस तरह से नताइज नहीं मिलते। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इक़दामात होने चाहिए कि कोई ठोस इक़दामात मुस्तक़बिल में होने चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए? बहुत शुक्रिया। आई थिंक डॉक्टर चीमा ने बड़े अच्छा इसकी जो है वो समरी दी है कि इसका सिर्फ काइनेटिक सोल्यूशन नहीं है, ये बैड गवर्नेंस भी इसमें है। लेकिन हैविंग सेड दैट आई वुड लाइक टू ऐड अनदर एंगल टू इट, और वो ये है कि जो ईरान में हो रहा है हमें उसमें बहुत मुहतात तरीके से देखना है। क्या एजेंडा है वहाँ पे, इज़राइल का क्या एजेंडा है? क्योंकि आप तो सिर्फ अमेरिका और ईरान की बात कर रहे हैं, लेकिन असली जो एलिफेंट इन द रूम है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, और वो है इज़राइल। और इज़राइल का है मेक इज़राइल ग्रेट अगेन, और वो उसको बड़ा कैसे करना चाह रहे हैं अपने आप को कि वो ईरान को, तुर्की को, पाकिस्तान, इन सब ममालिक को वो लिताड़ देना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने हेक्सागन ऑफ अलायंस बनाया है जिसका पिवट इंडिया है। और आपको याद होगा कि जब 28 फरवरी को हमला शुरू हुआ था ईरान में, और 26 फरवरी को तल अवीव में मोदी साहब पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, नेसेट को, और उसमें उसने कहा था कि इंडिया स्टैंड्स टुगेदर विद इज़राइल इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। यानी जो वो कश्मीर में कर रहे हैं, जिस तरह से वो, अब ये इज़राइली पैसा है या इंडियन पैसा है या ये यहाँ पे जो बलूचिस्तान में आपके हो रहा है, उसमें डोंट बी सरप्राइज अगर उसमें मोसाड भी हो, उसमें CIA भी हो, उसमें रॉ भी हो। ये सारे क्यों? क्योंकि एजेंडा आखिर ईरान को बल्कनाइज करना है, एक नया कुर्दिस्तान बनाना है, एक नया बलूचिस्तान बनाना है, क्योंकि बलूचिस्तान की रिसोर्सेज पे इन मल्टी नेशनल्स की नज़र है। और वो आपके थ्रू होने के बजाय वो उसको अलग करके, क्योंकि इट्स अ रिसोर्स रिच एरिया, उधर के लोगों की जो डिस्कंट्रोलमेंट या जो उनको फीलिंग है, जो उनके दुख है, उनको हमने उस तरह समझा नहीं, और दुश्मन ने उसको समझ के उसका फ़ायदा उठाया। सो अब जो है ये एक बिगर पिक्चर में आप देखिए, अगर हम जागे नहीं तो डोंट बी सरप्राइज अगर आपके बलूचिस्तान को आपसे तोड़ के, ईरान से तोड़ के एक नया बलूचिस्तान ना बना दिया जाए। ये 2005 में रैंड कॉरपोरेशन का मैप था जिसमें कि बलूचिस्तान अलग एक मुल्क दिखाया जा रहा है। सो हमें बहुत मोहतात होके चलना है, इसके कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है। दिखाया जरूर जा रहा है लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कभी होगा नहीं, और हमारी जो इंशाल्लाह, और ईरानी भी इसी काम पे है कि आप देखें कि बिल्कुल इंशाल्लाह, बट वी हैव टू वर्क ऑन इट। ये इसका सिंपल सोल्यूशन नहीं है, सिचुएशन बहुत गंभीर है। आप इसको सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, देयर इज अ बिगर पिक्चर टू इट, और उसमें बाकी जो कहने को दोस्त हैं वो भी शामिल हैं। सो लेट्स बी अवेयर कि हमारा क्या जो है सिचुएशन है और कितनी गंभीर है। ठीक, कमर चीमा साहब, मैं आपसे इसी पर कमेंट लेना चाहूँगी। देखिए वैसा बस सही फरमा रही हैं कि इसको सिर्फ देखें, एक्सटर्नल एलिमेंट्स तो अपनी जगह पे मौजूद, और इसको हमने हाईलाइट भी किया है, फुली एग्री विद वैसा, लेकिन इंटरनल एलिमेंट्स भी जो हैं वो कर रहे हैं। जो लोग जैसे भी हमने सो कॉल्ड समटाइम्स हम देखते हैं जी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लेकिन वो दहशत गर्दों को सपोर्ट दे रहे हैं, कवर दे रहे हैं अपनी मूवमेंट के जरिए से। मैं समझता हूँ उनको भी हाईलाइट करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सो पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, वो सिर्फ बाउंड्री नहीं है, वो उसकी नजरियात भी हैं, उसकी असास है, हमारी नेशनलिज्म है, हमारी कौम है। ये नहीं हो सकता कि फौजें लड़ें, पुलिस जाने दे, अवाम जाने दे, और कुछ लोग सब नेशनलिज्म या किसी और फ्रेमवर्क में आके ये कहते रहे कि जी हमने तो इसी तरह रहना है और ये हमारा माइंडसेट है। पाकिस्तान जो है उसका नैरेटिव सुप्रीम होना चाहिए। ये किसी और चीज का नैरेटिव जो है वो हमें यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए। और हमने माजी में बहुत गलतियां की हैं, और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल क्लास को भी एक चीज समझनी चाहिए
कि जो गैप सम टाइम आप देखते हैं जो बैड गवर्नेंस से होते हैं, उसकी कुर्बानियां फिर फौज को और पुलिस को देनी पड़ती है। बिल्कुल, तो उसकी कुर्बानियां आउटरीच होनी फौज और चाहिए, पुलिस को देनी लोगों की पड़ती हैं। डॉक्टर ज़िंदगियां साहब, हमारे पास चाहिए। टाइम बिल्कुल बहुत शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाइला चौहान साहब हमारा इस प्रोग्राम में साथ दिया। और हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान ने जो ये कह दिया है वाज़े तौर पर कि रियासत दहशतगर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी, इस पर आवाम भी पाक फ़ौज का उसी तरह से साथ देगी जिस तरह से पाक फ़ौज अपने ऑपरेशंस जारी रखे हुए है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।